हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरो भाग 2 पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है इसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, टिप्पणी कीजिए। गर्वीली गरीबी, भीतर की पिता, वहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। उत्तर देखते हैं। गर्वीली गरीबी, कवि ने गरीब होते हुए भी स्वाभिमान का परिचय दिया है। उसे अपनी गरीबी से हीनता या गलनानी की अनुभूति नहीं होती। वह स्वयं परस्पर करता है, पूर्व स्वयं पर क्या करता है? गर्व करता है, घमंड करता है, भले ही वह गरीब हो। सेकंड देखते हैं। भीतर की सरिता, इसका अर्थ है अंतःकरण में बहने वाली भावनाएं, जो अंदर से बहने वाली भावनाएं। कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। उन भावनाओं को ही उसने भीतर की सरित कहा है। क्या कहा है? सरिता कहा है। नदी में पानी के बहाव की तरह कवि की भावनाएं भी बहती रहती है। यानी सरिता बताया है उसने अपनी भावनाओं को कि नदी की तरह बहती रहती हैं। वहलाती सहलाती आत्मीयता, किसी व्यक्ति से बहुत अपनापन होता है तो मनुष्य को अद्भुत सुख व शांति मिलती है। कवि को प्रियता का प्रेमपूर्ण व्यवहार हर समय बहलाता रहता है। उसका व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण है, अतः वह कवि के कष्टों को कम करता रहता है। देखते हैं। ममता के बादल, ममता का अर्थ है अपनत्व या स्नेह। जिसके साथ अपनत्व हो जाता है उसके लिए सब कुछ निछावर किया जाता है। कवि की प्रियतमा उससे अत्यधिक स्नेह करती है। उसके स्नेह से कवि अंदर तक भी जाता है। सेकंड प्रश्न देखते हैं। कवि यहाँ पे बताते हैं, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। तो उत्तर देखते हैं। भर भर फिर आता है, इससे कवि का आशय है कि जिस प्रकार पानी का रटह बाल्टियों को खाली करके फिर भर देता है, ठीक वही स्थिति मेरी है। मैं भी इस वर्ग पर जितना प्यार उड़ेलता हूँ यह और अधिक बढ़ता जाता है। मेरा और इस वर्ग का आपसी रिश्ता बहुत गहरा है। मैंने इस वर्ग के लोगों से आत्मीय संबंध बना रखे हैं। इसी कारण मैं स्वयं को इस वर्ग का एक अभिन्न अंग मानता हूँ। क्या बोल रहा है? स्वयं को इस वर्ग का एक अभिन्न अपना अंग मानता हूँ। वे अपने आप को एक अभिन्न अंग बता रहे हैं। और अपन यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ये लाइन दी है, इस लाइन को पढ़ के यहाँ पर उसकी क्या बताना है? व्याख्या देखते हैं। उसका आशय क्या रहता है? जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। यहाँ पर अपन उसका अर्थ देखते हैं। यहाँ व्याख्या करते हैं कि यहाँ व्याख्या में क्या बता रहे हैं कवि। और यहाँ पर 3 पंक्तियाँ और हैं, इसे पढ़ते हैं। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। युक्त पंक्तियों यहाँ पर देखते हैं। ये जो पंक्ति दी हैं, पंक्ति की व्याख्या करते हुए यह बताते ये यहाँ चांद को किस तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूल कर अहंकार अवस्था में नहाने की बात क्यों की गई है। तो उत्तर देखते हैं। कवि अपनी प्रिय से कहता है कि तुम्हारे साथ ना जाने कौन सा संबंध है या ना जाने कैसा नाता है कि अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ वह पुनः उतना ही चारों ओर से
सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है जो मेरे अंतर्मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक भाव वह जगत दोनों प्रियतमा के स्नेह से संचलित होते हैं। अब देखते हैं आगे। कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अहंकार अवस्था में नहाने की बात इसलिए करता है क्योंकि कवि प्रियतमा के प्रकाश से निकलना चाहता है। वह यथार्थ में रहना चाहता है। जीवन में सदैव सब कुछ अच्छा नहीं रहता। वह अपने भरोसे जीना चाहता है। कवि प्रियतमा के स्नेह से स्वयं को मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाना चाहता है तथा स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास करने की इच्छा रखता है। वे स्वयं को क्या करना चाहता है? स्वतंत्र। अब चौथा भी व्याख्या यहाँ पर चौथे प्रश्न में, तुम्हें भूले जाने की दक्षिण ध्रुवी अहंकार अवस्था शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये लेना अब सहा नहीं जाता। यहाँ देखते हैं, यहाँ अंधकार अवस्था के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और विशेष में क्या अंतर जुड़ता है। प्रश्न भी बताया गया है तो अपन इसका उत्तर देखते हैं। कवि ने यहाँ दक्षिण ध्रुवी विशेषण अंधकार अवस्था के लिए प्रयुक्त किया है। उसके कारण विशेष अर्थ यही निकलता है कि जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव में चंद्रमा 6 महीने नहीं निकलता, ठीक उसी प्रकार में स्वार्थी बनकर ही तुमसे सर्वहारा वर्ग से यानी सर्वहारा वर्ग बताने दूर हो सकता हूँ। तुम्हें भूल जाने का अंधकार रूपी अवस्था तभी आ सकती है। यहाँ चंद्रमा से तुलना की गई है उन्हें अपने मन की। सेकंड देखते हैं, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अवस्था कहा। उत्तर देखते हैं, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में सर्वहारा वर्ग को भूल जाने वाली स्थिति को अवस्था कहा है। कवि कहता है कि इस वर्ग के दुखों को भूलकर ही मैं सुखी हो सकता हूँ, जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव। आगे देखते हैं, का चंद्रमा 6 मास तक अपनी चांदनी नहीं बिखेरता, अर्थात वह भी स्वार्थी हो जाता है। अब एक और प्रश्न बनता है, इस स्थिति के विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त है। इस विपरीत को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। अब इसका अपन उत्तर देखते हैं। अवस्था के ठीक विपरीत की स्थिति है रमणीय उलझन, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली संवेदना, जिस कारण अवस्था व्यक्ति को दुख पहुंचाती है। ठीक उसी तरह संवेदन व्यक्ति को आनंद देती है। कवि ने इन दोनों स्थितियों का उल्लेख अपनी कविता में किया है। ये दोनों स्थिति को उन्हें किसने बताया? अपनी कविता के द्वारा ही उन्हें बताया है। वह बताता है कि इसमें दुख देने वाली स्थिति कौन सी है और सुख देने वाली स्थिति कौन सी है। अब देखते हैं एक और प्रश्न इसका बनता है, कवि अपने संबोध्य, जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम, यहाँ पे ये लाइन है, तुम शब्द को बता रहे हैं, को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। यहाँ पर बता रहे हैं रेखांकित यानी अच्छे से शब्दों को इशारे के द्वारा बताना है कि किस तरीके अच्छे से उत्तर बताएं। तो देखते हैं, कवि ने भूल जाने के लिए इन दुखों का ही सहारा लिया है। वह कहता है कि ये सर्वहारा वर्ग अंतहीन दुख अब मुझसे दुखी करने लगे हैं। मैं इनसे ऊब गया हूँ। जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव में अवस्था 6 मास चांद को ढक लेती है,
उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि स्वार्थ और सुख का उजाला अपने चेहरे पर ग्रहण कर ले, क्योंकि अब मुझसे यह न खत्म होने वाला शोषण नहीं देखा जाता। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है। मैं आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। यहाँ पर अपन को बताना है। अगर आपने पाठ पढ़ा होगा, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी पाठ का पूरी व्याख्या, तो आपको और अच्छे से ये पाठ समझ आएगा। तो अपन इसके उत्तर में ही थोड़ा सा देखते हैं। इन दोनों में अंत विरोध है। कविता के प्रारंभ में कवि जीवन के हर सुख दुख को सहर्ष स्वीकार करता है, यानी वो हर दुख को भी स्वीकारता है और सुख को भी स्वीकारता है। इसलिए इस पाठ को उन्होंने क्या टाइटल दिया, सहर्ष स्वीकारा करता, यानी दुख और सुख दोनों की बात को उन्होंने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है, क्योंकि यह सब उसकी प्रियतमा को प्यारा है। हर घटना प्यारा है यहाँ बता रहे हैं, और जो भी है सुख दुख, इसलिए उन्होंने बोला है हर घटना हर परिणाम को प्रिय की देन मानता है। दूसरी तरफ वह प्रिय की आत्मीयता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक की स्वीकृति तथा दूसरे की अस्वीकृति दोनों में अंतर्विरोध है। कवि का आशय है कि अभी तक तो उसने सब कुछ सहज स्वीकार कर लिया है, परंतु अब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में, आप बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत पूछे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, कविता में कवि का क्या कहना चाहता है, तो अपन उत्तर देखते हैं। कवि ने इस कविता में अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों को, कोमल तीखे अनुभूतियों और सुख दुख की स्थितियों को इसलिए स्वीकारा है क्योंकि वह अपने किसी भी क्षण को अपने प्रिय से न केवल जुड़ा हुआ है अनुभव करता है, अपितु हर स्थिति को उसी की देन मानता है। अब अपन सेकंड प्रश्न देखते हैं इसका। कवि अपनी प्रेमिका से अलग क्यों नहीं होना चाहता है, तो अपन उत्तर में देखते हैं। कवि को अपने भविष्य की चिंता है। उसे आभास होता है कि आगे क्या होगा। उसे यह विश्वास नहीं है कि उसे उसकी प्रेमिका जीवन साथी के रूप में मिल भी पाएगी या नहीं। वह उसकी आत्मीयता साधना को सहन नहीं कर पा रहा है, अतः वह उससे दूर होना चाहता है। अब आगे अपन तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में देखते हैं क्या बता रहे हैं वे। निम्नलिखित काव्यांश का सौंदर्य बोध बताइए। वही चीजें कि यहाँ पंक्ति हैं, अपन को उसको अर्थों में अच्छे से बताना है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव, सब यह विचार वैभव, सब दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है आप अलग है, संवेदन तुम्हारा है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पातली, अंधेरे की गुहाओं में बेहोरों में धुओं के बदले में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा भी सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर उत्तर देखते हैं भाव का, किस प्रकार से उन्होंने अपने भाव को बताया है, और यहाँ पर देखते हैं कैसे बनता है अर्थों में। कवि ने इस अंश में यह माना है कि उसके जीवन के सारे अनुभव उसकी प्रेमिका की देन है। गर्वीली गरीबी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। मौलिक देखिए, पल पल पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर हो रहा है। भीतर की सरिता में लक्षणता है, यहाँ लक्षणता बताई जा रही है। अनुप्रास अलंकार की छटा है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया। मिश्र शब्दावली मुक्त छंद, यानी मिश्रित बहुत ही शब्दों का समावेश है और मुक्त छंद दिखाया गया है। अब खा नंबर में देखते हैं कौन सा भाव है।
इस अंश में कवि बताता है कि उसने जो कुछ पाया है वह प्रेमिका के कारण ही उसे मिला है। लापता की सहारा है मैं विरोधाभास अलंकार है। कारण के कार्यों का मैं अनुप्रास अलंकार है। पताली अंधेरे का गुफा है। विवर आदि से अपराध बोध व्यक्त होता है। खड़ी बोली है। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद होती है भी प्रभा लक्षणता है। अब अपन यहाँ पर चौथा प्रश्न देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है मैं कवि ने जिस चांदनी को स्वयं सहर्ष स्वीकारा था उससे मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में की चाह क्यों कर रहा है। अथवा में प्रश्न एक और बनता है आपका, सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि प्रकाश के स्थान पर अंधकार की कामना क्यों करता है। उत्तर देखते हैं। कवि ने जिस चांदनी को स्वयं स्वीकारा किया था अब उससे मुक्ति पाना चाहता है। इसका कारण यह है कि कवि अपनी अतिशय भावुकता और संवेदनशीलता से तंग आ चुका है। वह अपनी इस अति कोमलता से छुटकारा पाने के लिए एक और अंधकारमयी स्थिति में खो जाने का दंड पाना चाहता है। कवि का हृदय अपराध बोध से ग्रसित हो जाता है। वे प्रिय को विस्मृति करने की भूल का दंड भी प्रिय से ही चाहता है, क्योंकि यह उसका पानी प्रेयसी के निश्चल प्रेम के प्रति विश्वासघात था। वह अपने अपराध का दंड भुगताने के लिए और अंधकारमयी इसलिए घोर अंधकारमयी स्थिति में खो जाना चाहता है। यहाँ बता रहे हैं। अब इधर पे पांचवा प्रश्न देखते हैं। मुक्तिबोध की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने किस सहर्ष स्वीकारा था और आगे चलकर वह उसी को क्यों भुला देना चाहता है। तो अपन देखते हैं इसका उत्तर। इस कविता में कवि वह सब की स्वीकारना चाहता है जो उसके जीवन में घटित होता है, क्योंकि तब तक जीवन है हर प्रकार की सुखद और दुखद परिस्थितियां मनुष्य को घेर कर खड़ी हो सकती हैं। मनुष्य को प्रिय व समय द्वारा प्रदत्त सभी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। बाद में कवि अपने प्रिय को छोड़ना चाहता है, क्योंकि वह अकेले जीने की आदत डालना चाहता है। प्रिय की ममता ने उसे कमज़ोर बना दिया है। प्रिया की ममता ने उसे कमज़ोर बना दिया है। वह अपने व्यक्तित्व को दृढ़ता लाना चाहता है। अब यहाँ पर छठवां प्रश्न बनता है। कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिससे उसने सहर्ष स्वीकारा है। तो उत्तर देखते हैं। कवि ने अपने सुख दुख की अनुभूतियों को गर्वीली गरीबी जीवन के खट्टे मीठे अनुभव प्रेमिका का प्रेम व्यक्ति दृढ़ता प्रौढ़ विचार व नूतन भावनाओं के वैभव को सहर्ष स्वीकारा है। वह हर क्षण को अपनी प्रिय से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। यहाँ छठवां प्रश्न हो गया है। अपना सातवां प्रश्न देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोध्य कौन है, आप ऐसा क्यों मानते हैं। यहाँ पर अपन उत्तर देखते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोध उसका अज्ञात प्रिया है। वह कवि के जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। वह हर क्षण उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसके कारण उसके व्यक्तित्व में कमजोरी आ गई है। अब वह प्रिया के अतिशय प्रेम से दूर निकलना चाहता है। यहाँ आपका ये इस पार्ट के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। यहाँ पूरे आपके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सभी मैंने आपको बता दी हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे कि आपको मेरे नई वीडियो जल्दी जल्दी मिल सके। थैंक यू।